नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर राजस्थली क्लासेस। मैं नीरज और गाइस शुरुआत करते हैं क्लास की। जैसा कि वादा किया था और वादे के मुताबिक हम लोग लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए, लेकर आ रहे हैं क्या ले आए हैं आप लोगों के लिए आपकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब से हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे। दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एनीमिलिया से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अब आधे लोग तो यही सोच रहे होंगे कि मैम एनीमिलिया से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, बिकॉज क्योंकि हम लोगों ने हमारी जब मैराथन हमने क्लास की थी तो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन टॉपिक को हम लोग मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। और प्लांटी में भी हम लोगों ने थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में हम लोगों ने बात कर ली थी, है ना। यहाँ पे हम लोगों ने क्रिप्टोगेम, फेनेरोगेम के बारे में भी पढ़ा था। तो क्रिप्टोगेम्स वो होते हैं जिनमें बीज नहीं बने हैं, तो जैसे कि आपके थैलोफाइटा में बीज नहीं बने हैं, आपके ब्रायोफाइटा में बीज नहीं बने हैं, आपके टेरिडोफाइटा जो कि एक प्लांट किंगडम का ही पार्ट है, उसके ही फर्दर जो है 5 भाग हैं, तो उन तीनों में नहीं बने। तो हमने कहा कि क्रिप्टोगेम्स जो है वो 3, और फेनेरोगेम्स की बात करेंगे तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में बीज बन गए हैं। जिम्नोस्पर्म के बीजों के ऊपर आवरण नहीं है और एंजियोस्पर्म के बीजों के ऊपर आवरण है, और इसलिए इनको फेनेरोगेम्स कहा जाता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आगे बात कर ली थी। और अब भी जो है हम लोग शुरू कर रहे हैं एनीमिलिया। एनीमिलिया के अंदर से शुरू हो जाते हैं जीव जगत के बारे में कहानियाँ शुरू होती हैं। तो सबसे पहले इनको बहुत ही अच्छे से, ये चूंकि इस टॉपिक पे क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं, चूंकि ये टॉपिक है भी बहुत इंपॉर्टेंट, तो इसी के बिहाफ पे हम लोग बातें आगे करते हैं कंटिन्यू। तो देखो, अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, अगर हम एनीमिलिया की बात कर रहे हैं तो एनीमिलिया जो है एनिमल किंगडम है, और इसमें इस जगत में जो है यूकैरियोटिक आएंगे। यूकैरियोटिक के बारे में आपको बता चुकी हूँ, बहुकोशिक जिसको हम कहते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? बहुकोशिक की बात करें कि जितने भी बहुकोशिक हैं वो सब आपके किस में आ रहे हैं? आपके एनीमिलिया के अंदर आ रहे हैं, यूकैरियोटिक हो जाएंगे, है ना। बहुकोशिकी यूकैरियोटिक का मतलब समझते हो जिसमें केंद्रक पूरा हो, बहुकोशिकीय हो जाएंगे। विषम पोषी जीवों को रखा गया है। बहुकोशिक मतलब बहुत सारे कोशिका वाले, और विषम पोषी जीवों को रखा गया है। इनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती हैं। अब मैंने इसका लॉजिक, इसका कॉन्सेप्ट भी आपको पढ़ा दिया था कि यूकैरियोटिक्स के अंदर सेल वॉल नहीं होती है मैम। क्यों? क्योंकि हम लोग जो है बहुकोशिक जो है, हम लोग हर कहीं पे भी अपनी सेफ्टी कर सकते हैं, बट प्लांट नहीं कर सकते। इसलिए प्लांट्स ने अपने अंदर डेवलप कर ली थी, और प्लांटी के अंदर हम लोगों ने सेल वॉल पढ़ ली थी, है ना। तो इसके अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। अधिकतर जंतु चलते हैं नोटोकॉर्ड की उपस्थिति के आधार पे। एनीमिलिया, नोटोकॉर्ड का मतलब हम कहेंगे रीढ़ की हड्डी से है, और रीढ़ की हड्डी के आधार पे हम लोगों ने इस एनीमिलिया किंगडम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, जिसको हम अपृष्ठवंशी और पृष्ठवंशी के नाम से जानते हैं। मतलब कि नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा के नाम से जानते हैं। किस किस नाम से जानते हैं? नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा के नाम से जानते हैं। अपृष्ठवंशी और पृष्ठवंशी के नाम से जानते हैं। तो देखिए, यदि बात करते हैं अपृष्ठवंशी की, है ना, अब सबसे पहले बात करते हैं मैम अपृष्ठवंशी कौन से होंगे। तो अपृष्ठवंशी का मतलब हो गया जिनके पास में रीढ़ की हड्डी नहीं है। नॉन कॉर्डेटा की बात कर रहे हैं। अब हम लोग तो किस में आते हैं? हम लोगों के पास तो रीढ़ की हड्डी है ना, तो हम लोग तो कॉर्डेटा में आएंगे। बट वो सारे जीव जंतु जिनके अंदर क्या नहीं है, रीढ़ की हड्डी नहीं है, उनको हम नोटोकॉर्ड कहते हैं। और नॉन कॉर्डेटा का सबसे पहला जो वर्ग निकल के आता है, वो निकल के आता है, पहला जो संघ निकल के आता है वो निकल के आता है पॉरीफेरा। इस समूह के जंतुओं में कशेरुक दंड का अभाव होता है, स्पाइनल कॉर्ड का अभाव होता है। शारीरिक संरचना और विभेदीकरण के आधार पर इन्हें अलग अलग संघों में वर्गीकृत किया गया है। हम पढ़ रहे हैं 5 किंगडम थ्योरी, क्लासिफिकेशन, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी। यहाँ तक हम लोगों ने मैराथन क्लास में पढ़ लिया था। अब बात करते हैं एनीमिलिया की। एनीमिलिया के अंदर फर्दर 2 टाइप हैं, एक है नॉन कॉर्डेट, एक होता है कॉर्डेट। नॉन कॉर्डेट का जो पहला पार्ट है उसको हम लोग कह रहे हैं पॉरीफेरा। नॉन कॉर्डेट का पहला जो भाग है उसको कह रहे हैं पॉरीफेरा। पॉरीफेरा जो है का अर्थ होता है छिद्रधारी। अब देखो, पोर्स, पोरीफेरा से याद रखेंगे मैडम पोर। अब पोर का मतलब छिद्र होते हैं। तो देखो, अगर हम बात करते हैं छिद्रधारी जीव हैं और ये अचल होते हैं। अचल का मतलब ये मैम चल नहीं पाते, इसीलिए वहां पे पहला शब्द लिखा था कि ये मैक्सिमम इसमें चलायमान है पर पूरे चलायमान नहीं है ना। तो ये जो पॉरीफेरा होता है जिनके अंदर पोर्स, छिद्र पाए जाते हैं, वो कैसे होते हैं मैम? ये अचल जीव होते हैं और किसी आधार से चिपके हुए होते हैं, बस चिपके हुए होते हैं, पूरे शरीर पे छिद्र पाए जाते हैं। जैसे कि ऑस्ट्रिया, तो ऑस्ट्रिया का एग्जाम्पल देके आपको बताया गया है कि ऑस्ट्रिया जो है जिसके ऊपर क्या पाए जा रहे हैं भाई? छिद्र पाए जा रहे हैं। तो देखो, ये जो है ये आपको ऑस्ट्रिया दिखाई दे रहा है। अब इसके अंदर ये ना चल नहीं पाता है, ठीक है, जीव है, चल नहीं पाता है और जगह जगह पर इसके छिद्र होते हैं। इसीलिए जिस बोझ के बॉडी के अंदर छिद्र पाए जाएंगे उनको क्या कहा जाएगा? उनको पॉरीफेरा कहा जाएगा। जिसके अंदर छिद्र पाए जाएंगे उनको क्या कहा जाएगा? पॉरीफेरा कहा जाएगा। ठीक है, अब ये तो बात कर ली हमने, किसकी बात कर ली? ये बात कर ली हमने पॉरीफेरा की। अब इसके अलावा नेक्स्ट बात देखते हैं जो कि हमको देखनी है। ठीक है,
छिद्र वालों की ही अगर हम बात कर रहे हैं तो छिद्र वाले जीवों की बात करें, ये पॉरीफेरा के संघ के अंदर आ रहे हैं। अब देखिए पॉरीफेरा इन जल छिद्रों द्वारा क्या कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, देखो कि इन छिद्र द्वारा शरीर के केंद्रीय स्पंज गुहा में प्रवेश करता है और बड़े रंध्र जो है जिनको क्या कहा जा रहा है, ऑस्कुलम। ठीक है, क्या कह रहे हैं, जल जाता है इनके, मतलब ये पानी में रहेंगे। पहली चीज तो ये छिद्रों के अंदर पानी आएगा जाएगा जाता रहेगा। बड़ा छिद्र जो होगा उसको ऑस्कुलम कहते हैं, जिसके माध्यम से बाहर निकल जाता है। जल परिवहन का यह पथ जो है भोजन जमा करने, श्वसन, उत्सर्जन में सहायक है। और इसका शरीर जो है बाह्य कंकाल जो है से ढका होता है। इनका शरीर बाह्य कंकाल से ढका हुआ है और कंटकों मतलब कांटे होंगे, स्पंज होंगे जिसको स्पॉन्जिन कहते हैं, स्पॉन्जिन तंतु का बना होता है। और इन शारीरिक संगठनीय कोशिकीय स्तर का जो संगठन होता है इन्हें सामान्यतः स्पंज कहते हैं। ये जलीय आवास में पाए जाते हैं, जैसे कि साइकॉन, एग्जाम्पल दे रखा है आपको, साइकॉन हो जाएगा, स्पॉन्जिया हो जाएगा, यूकेलेप्टा हो जाएगा या फिर यू स्पंजिया हो जाएगा। तो ये सारे एग्जाम्पल जो हैं वो आपके किसके हैं, ये सारे एग्जाम्पल हैं आपके ये सारे एग्जाम्पल हैं आपके किसके, पॉरीफेरा के। किसके एग्जाम्पल हैं, पॉरीफेरा के। पॉरीफेरा के अंदर पोर्स पाए जाते हैं, पॉरीफेरा के अंदर बाह्य कंकाल होता है, इनके अंदर कंटक होते हैं, इनके अंदर ये स्पंज नुमा होते हैं, क्योंकि देखो छेद है तो हवा भरी हुई है, और छेद जो होते हैं उनको ऑस्टिया कहते हैं। अब यहाँ पे जो कुछ डायग्राम आपको दिए गए हैं, जैसे कि ये डायग्राम आपका साइकस का है और है किसका, ये पॉरीफेरा का जो है जंतु है। इसके अलावा आपको यू स्पंजिया का एग्जाम्पल दिया हुआ है जो पिंक कलर का दिख रहा है, इसको बात स्पंज भी कह रहे होते हैं। और ये आपका स्पंजिला हो गया। सी स्पंज भी कहते हैं, समुद्र के स्पंज की अगर बात करें तो वो कौन सा हो जाएगा आपके, समुद्र के स्पंज की बात करें तो यू स्पॉन्जिया और स्पॉन्जिया हो जाएगा। क्लियर है, तो ये सारी बात हो गई। नेक्स्ट अब बात करते हैं निडेरिया, जो दूसरा हमारे पास में जो संघ निकल के आता है उसकी बात करेंगे। दूसरा संघ जो है वो निडेरिया है। ये हम किस में पढ़ रहे हैं मैम, ये हम एनेलिडा के अंदर पढ़ रहे हैं। एनेलिडा को दो पार्ट्स में डिवाइड किया मैडम, कॉर्डेट मैम नॉन कॉर्डेट। सबसे पहले नॉन कॉर्डेट वाले जीव बने थे, और जो नॉन कॉर्डेट वाले जीव थे, जो नॉन कॉर्डेटा वाले जीव थे, उसके अंदर सबसे पहला संघ जो हमने पढ़ा वो संघ हमने पढ़ा पॉरीफेरा। और पॉरीफेरा की यदि बात की है तो पॉरीफेरा के अंदर छेद होते हैं, छेदों को ऑस्टिया कहा जाता है। इसके अंदर छेद के अलावा पानी आता जाता रहेगा, कंटक उपस्थित होंगे, स्पंज होते हैं, यू स्पंजिया हो जाएगा, बात स्पंज, स्पॉन्जिनेला, है ना, या फिर इसके बाद में अलावा बात करें तो हम लोग साइकॉन, ये सारे एग्जाम्पल आपके पॉरीफेरा के होते हैं। अब बात करते हैं निडेरिया। निडेरिया दूसरा जो है संघ होता है हमारे पास में, दूसरा संघ है पॉरीफेरा के बाद का। ये जलीय जंतु होते हैं, पॉरीफेरा भी जलीय थे, ये भी जलीय हैं, और इनका जो है शरीर जो है वो उत्तकीय स्तर का होता है। अभी वहाँ पे उत्तक नहीं थे, वहाँ पे पॉरीफेरा में टिश्यू नहीं थे, बट यहाँ पे निडेरिया में टिश्यू आ गए। पॉरीफेरा मूवमेंट नहीं करते थे, पॉरीफेरा चलते नहीं थे, चिपके हुए होते थे किसी से, है ना। पर ये जो है अब ये क्या करते हैं इसके बारे में देखेंगे। तो निडेरिया की हम बात कर रहे हैं अभी, है ना। तो देखिए अगर निडेरिया की बात करते हैं तो देखो अब यहाँ पे देखो इस संघ के जंतुओं का शरीर द्विकोरक, दो कोर यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। दो कोर जो है यहाँ पे क्या होते हैं दोस्तों, उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं, दो कोर जो है यहाँ पे उपस्थित होंगे। मतलब निडेरिया के जो जंतु होंगे उनका जो शरीर है वो कैसा होगा, वो द्विकोरकीय होगा। इनका शरीर कैसा होगा, द्विकोरकीय होगा और अरीय सम्मित होगा। कैसा होगा, अरीय सम्मित होगा। और इनमें एक देह गुहा पाई जाती है, इनके अंदर क्या पाई जाती है, एक देह गुहा पाई जाती है। और इन जंतुओं के स्पर्शक तथा शरीर में अन्य स्थानों पर दंश कोशिकाएं उपस्थित होती है। इसे सिलेंट्रेटा संघ भी कहते हैं। निडेरिया को ही हम लोग सिलेंट्रेटा भी कहते हैं। पॉरीफेरा के बाद में हम किसकी बात करेंगे, सिलेंट्रेटा की बात करेंगे। ठीक है, तो निडेरिया हो गया, सिलेंट्रेटा हो गया। ठीक है, दंश कोशिकाएं पाई जाती है, इसे सिलेंट्रेटा संघ भी कहते हैं। और उदाहरण की बात करें तो हाइड्रा हो जाएगा, हाइड्रा का एग्जाम्पल हो गया, समुद्री एनीमोन हो गया, जेलीफिश हो गई। तो ये सारे एग्जाम्पल जो हैं वो आपके किसके हैं, वो हैं आपके सिलेंट्रेटा के। तो हाइड्रा, समुद्री एनीमोन, या फिर बात करें जेलीफिश, तो ये सभी एग्जाम्पल किसके हो जाएंगे आपके, ये सारे के सारे एग्जाम्पल जो हैं पॉरीफेरा के बाद में हम बात करें सिलेंट्रेटा, निडेरिया, दोनों एक ही बात है ना। तो यहाँ पे बात करेंगे तो इनमें आपको ध्यान रखना है कि मैम देह गुहा पाई जाती हैं और दंश कोशिकाएं होती है। वहाँ पे दंश कोशिकाएं नहीं थी, है ना,
दंश कोशिकाएं वहां पे नहीं थी, परंतु यहाँ पे जो है दंश कोशिका वहां नहीं है, वहां पे थे कंटक, यहाँ पे है दंश कोशिकाएं, ठीक है। और सिलेंट्रेटा का है हाइड्रा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। समुद्री एनीमोन हो गया, समुद्री एनीमोन हो गया। जेलीफिश हो गई, यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, ये आपको जो दिखाई दे रही है जेलीफिश है, वो आपको जो दिखाई दे रहा है वो समुद्री एनीमोन है। पिछला जो आपको दिखाई दे रहा था वो हाइड्रा था। तो हाइड्रा किसके अंदर आ रहा है? हाइड्रा में मुकुलन होता है, ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर कट जाए तो बीच में से वो अपने आप जो है फिर से डेवलप हो जाता है, फिर से ग्रोथ कर लेता है। तो हाइड्रा हो जाएगा, समुद्री एनीमोन हो जाएगा, या फिर जो है जेलीफिश हो जाएंगी। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? ये सारे एग्जाम्पल हैं आपके किसके? ये सारे एग्जाम्पल हैं आपके सिलेंट्रेटा, या फिर आप इसे निडेरिया भी कह सकते हैं, जो कि नॉन कॉर्डेट का भाग है आपके एनीमिलिया के अंदर, ठीक है। चलो आप देखिए, नेक्स्ट मैं बात कर रही हूँ प्लेटीहेल्मिन्थेस की। किसकी बात कर रही हूँ मैंने? अब मैंने किसकी बात करनी है? प्लेटीहेल्मिन्थेस की। अब यहाँ से मेन हमारे क्वेश्चंस, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए कि बाथ स्पंज या फिर हम कहेंगे समुद्री स्पंज जो है वो किसका एग्जाम्पल है? तो आप आंसर कर सकते हैं पॉडीफेरा। आपको पता होना चाहिए सिलेंट्रेटा के अंदर कौन कौन आते हैं, तो चाहे आपका हाइड्रो समुद्री एनीमोन हो गया, आपका हाइड्रा हो गया, है ना, तो ये सब किसके अंदर रखे गए हैं? सिलेंट्रेटा के अंदर रखे गए हैं, है ना, जिसको निडेरिया भी कह रहे हैं। अब तीसरे संघ की बात करते हैं जिसमें आता है प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस इस संघ के जंतु पृष्ठाधार रूप से चपटे होते हैं। पृष्ठाधार का मतलब क्या हो गया? पृष्ठ से देखो बिल्कुल फ्लैट होते हैं, बिल्कुल हम फीताकर्मी भी इसको कह देते हैं कभी कभी, क्योंकि बिल्कुल फ्लैट जो होते हैं वो होते हैं आपके प्लेटीहेल्मिन्थेस, है ना। तो क्या बोल रहे हैं कि इस संघ के जो जंतु होते हैं वो लगातार पृष्ठाधार रूप से चपटे होते हैं और इन्हें सामान्यतः चपटे कृमि भी कहा जाता है। कहा ना मैंने कि चपटे कृमि या फिर फीताकृमि भी कहा जाता है। इसके जंतुओं के अधिकांश जंतु मनुष्य तथा प्राणियों में परजीवियों के रूप में रहते हैं, हमारे शरीर में जानवरों में रहते हैं, और शारीरिक संगठन अंग इस तरह का होता है। अब वहां पे देखो निडेरिया के अंदर टिश्यू बन गए थे मैम, और प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर अब अंग बन गए हैं, क्योंकि आप याद करो मैंने आपको जब सेल पढ़ाया था तो मैंने पढ़ाया था कि सेल से मिलकर बनते हैं टिश्यू, टिश्यू से मिलकर बनते हैं ऑर्गन। तो जब सबसे पहले जीव बनने लगी उनमें सिर्फ एक सेल थी, धीरे धीरे काफी सारी सेल्स जो है वृद्धि करने लगी और वो क्या बनाने लगी? टिश्यू बनाने लगी। और टिश्यू से फिर किसकी बारी आती है? ऑर्गन की बारी आती है। तो तीसरा जो संघ है प्लेटीहेल्मिन्थेस, उसमें अब ऑर्गन बनने लगे हैं, ठीक है। तो इनका शरीर जो है वो त्रिकोरिकी, 3 कोरक होंगे इसमें, वहां पे द्विकोरिकी था। सिलेंट्रेटा द्विकोरिकी था, निडेरिया द्विकोरिकी था, ये त्रिकोरिकी है और द्विपार्श्व सम्मित होता है, मतलब कि अगर आप इन्हें काटो तो दोनों भाग जो है इक्वल होते हैं, है ना, सिमिलैरिटी इनमें होती है। वास्तविक देह गुहा का अभाव होता है। और इसका एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ, टीनिया जिसको फीताकृमि भी कहा जा रहा है, लीवर फ्लूक हो जाएगा, प्लिनेरिया हो जाएगा। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस के ये एग्जाम्पल हैं, प्लिनेरिया हो जाएगा, टीनिया हो जाएगा, जिसको लीवर फ्लूक भी कह रहे हैं। तो ये सारी कहानी है, ठीक है। तो ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये क्या है? ये एक्चुअली में जो है आपका प्लेटीहेल्मिन्थेस का एग्जाम्पल है, फीताकृमि। और ये जो है बीमारियां फैलाने के में कारक के वाहक के रूप में भी जो है ये काम आता है। मैं कारक नहीं कहूँगी, कारक हमेशा सूक्ष्म जीव होते हैं, और अगर बात करें वाहक की तो ये बिल्कुल हो सकता है लीवर फ्लूक हो गया। तो हमेशा ध्यान रखना प्लेटीहेल्मिन्थेस त्रिकोणिकी होते हैं, अंग स्तर का इनके अंदर संगठन पाया जाएगा, इनमें अंग अब बन चुके हैं, ठीक है। तो ये सारी कहानी है जो कि हमें इसके बारे में ध्यान रखनी है, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट चीज की बात करते हैं, जो कि नेक्स्ट हमारे पास में आता है। देखो यहाँ पे और भी एग्जांपल दे रखे हैं। प्लेटीहेल्मिन्थेस जिसको हमने फीताकृमि कहा, लीवर फ्लूक आपको दिखा दिया, ये आपकी लीवर फ्लूक है। और ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये टीनिया है, यानी कि फीताकृमि है, ठीक है। तो आपको लीवर फ्लूक भी दिखा दिया है, जो कि खून पीती है, जिसको जौंक करके भी हम लोग कह देते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल चपटी फ्लैट होती है। नेक्स्ट बात करते हैं एसके हेल्मिन्थेस, ठीक है। ये चौथा पार्ट आता है हमारे, और ये चौथा पार्ट किसका है? ये 4th पार्ट है हमारे क्लासिफिकेशन में, जिसमें हम लोग एनीमिलिया के क्लासिफिकेशन की बात करें, 4th टाइप का जो हमारे पास में संघ आता है, फाइलम आता है, इसकी बात करेंगे। और इसमें आ रहा है आपका एसके हेल्मिन्थेस। मैडम पढ़ किसके अंदर रहे? मैडम नॉन कॉर्डेट्स के अंदर पढ़ रहे हैं। और इस संघ के जंतुओं का शरीर बेलनाकार होता है। वहां पे फ्लैट था, प्लेटीहेल्मिन्थेस में फ्लैट था, और यहाँ पे कैसा रहेगा? यहाँ पे बिल्कुल बेलनाकार रहेगा, ठीक है। और इसलिए इसे गोलक्रमी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलक्रमी भी कहते हैं। वहाँ पे अंग स्तर था, वहाँ पे भी द्विपार्श्व सम्मिति थी, वहाँ पे भी त्रिकोणिकी कोणनी था, यहाँ पे भी त्रिकोणिकी है, ठीक है ना। तो ध्यान, त्रिकोणिकी संरचना पाई जाएंगी। द्विपार्श्व काटो तो 2 भागों में विभाजित हो जाएगा। कूट जो है प्रगुही प्राणी होते हैं, गुहा इनके अंदर होती है, कैविटी इनके अंदर होती है, जलीय होंगे बिल्कुल। अब तक जितने भी पॉरीफेरा पढ़ लिया हमने, है ना,
निडेरिया या सिलेंट्रेटा पढ़ लिया, प्लेटीहेल्मिन्थीज पढ़ लिया और अब पढ़ रहे हैं एस्केहेल्मिन्थीज। अब तक जितने भी पढ़े सारे समुद्र में रहते थे, जलीय थे, मुक्त जीवी थे, परजीवी होते हैं, है ना। प्लेटीहेल्मिन्थीज भी परजीवी है और आपका जो पॉरीफेरा है बस वही चल नहीं पाता, वो चिपका हुआ रहता है। बाकी पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा की बात कर लो, निडेरिया मतलब, प्लेटीहेल्मिन्थीज की बात कर लो, एस्केहेल्मिन्थीज की बात करो, सारे मुक्त होते हैं, मर्जी जहाँ जा सकते हैं। इनका शारीरिक संगठन अंग तंत्र इस तरह का होता है। देखो कैसे सीक्वेंस बढ़ने लगा है। पॉरीफेरा यूनिसेल्युलर थे। निडेरिया की बात करें मैम तो निडेरिया के अंदर टिश्यू बन गए थे, प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंदर ऑर्गन बन गए थे और एस्केहेल्मिन्थीज के अंदर ऑर्गन सिस्टम बन गए हैं। ठीक है, अब बॉडी की बात आएगी सीधी। ठीक है, तो उदाहरण की बात करें एस्केरिस और विचुवेरिया, तो विचुवेरिया जो कि हाथी पांव भी करता है, आपको पता होगा, फिल पांव भी करता है, और एस्केहेल्मिन्थीज एस्केरिस की बात करें तो ये सारे एस्केहेल्मिन्थीज के एग्जाम्पल हैं जो कि गोल क्रमी कहलाते हैं। चपटे क्रमी कौन है मैम? प्लेटीहेल्मिन्थीज है। चपटे क्रमी के अंदर ऑर्गन बने हैं, सिर्फ क्या बने हैं? ऑर्गन बने हैं, बट ऑर्गन सिस्टम नहीं बने, जबकि गोल क्रमी के अंदर ऑर्गन सिस्टम बन गए हैं। तो नर और मादा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं एस्केहेल्मिन्थीज में, एस्केरिस के। ठीक है, तो यहाँ पे अंग तंत्र हो गया है ना। अब तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये भी सिस्टम है और ये अलग अलग ही होंगे, है ना, इनके अंदर एक लिंगीय नहीं है ना। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यहाँ पे एनेलिडा की। किसकी बात कर रहे हैं? अब बात कर रहे हैं एनेलिडा की। एनेलिडा जो है वो जो है 5वें टाइप का आपके पास में क्या आता है? संघ आता है। अब इसका अगर क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो देखो इस संघ में जंतु जो है जलीय होते। देखो हम लोग अगर पॉरीफेरा की बात करते हैं वो भी जलीय था, हम लोगों ने निडेरिया या फिर सिलेंट्रेटा की बात की वो भी जलीय है, हम लोगों ने प्लेटीहेल्मिन्थीज बोला वो भी जलीय है, एस्केहेल्मिन्थीज बोला वो भी जलीय है। और नेक्स्ट अब जो बात कर रहे हैं एनेलिडा, एनेलिडा जो है वो भी कैसा होता है? जलीय होता है। बट यहाँ पे देखना है कि जलीय तो है ही, पर देखो अब जल से उत्पत्ति हुई तो जल तो है ही, बट ये अब ग्रोथ कर चुका है, तो अब ये जल पे भी रह सकता है और स्थल पे भी रह सकता है। अब तक जितने पढ़े थे एस्केहेल्मिन्थीज तक, पॉरीफेरा से एस्केहेल्मिन्थीज तक माने गोल क्रमी तक, ये अब तक जल में थे, बट जैसे ही हम लोग एनेलिडा की तरफ आते हैं तो एनेलिडा जो है वो कहाँ पे आ गए हैं? अब वो जल और थल दोनों में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब देखो स्वतंत्र तो हमेशा स्वतंत्रता की अगर बात करें तो प्लेटीहेल्मिन्थीज भी स्वतंत्र था, एस्केहेल्मिन्थीज भी स्वतंत्र था, निडेरिया या फिर अगर सिलेंट्रेटा की बात करें तो वो भी स्वतंत्र था। ठीक है, अब देखिए कभी कभी परजीवी भी होते हैं, बट अब तक प्लेटीहेल्मिन्थीज एस्केहेल्मिन्थीज दोनों जो हैं वो क्या थे? दोनों जो हैं वो क्या थे? ठीक है, तो देखो अगर हम बात करते हैं एनेलिडा की तो वो जल और थल दोनों पे रहेगा, पर प्लेटीहेल्मिन्थीज और एस्केहेल्मिन्थीज परजीवी की तरह रह रहे थे, है ना, ह्यूमन बॉडी में या फिर हम बात करें एनिमल्स की बॉडी में। बट ये कभी कभी जो है एनिमल बॉडी में रहेंगे, बाकी ये मतलब कभी कभी ये परजीवी की तरह व्यवहार प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, अब देखो त्रिकोण की वो भी था, प्लेटीहेल्मिन्थीज भी था, एस्केहेल्मिन्थीज भी था और एनेलिडा भी है। द्विपार्श्व सममिति मतलब काटो तो दो भागों में समान विभक्त होंगे, वो प्लेटीहेल्मिन्थीज भी था और एस्केहेल्मिन्थीज भी था और एनेलिडा भी है। ठीक है, अब देखिए प्रगुवी भी होंगे, कैविटी भी इनमें प्रेजेंट होगी, और पर इनके अंदर जो कैविटी होगी वो रियल होगी, मतलब वास्तविक देह गुहा इनके अंदर पाई जाएगी। और इनका शरीर जो है वो क्या होता है? सेगमेंट्स में होता है, माने कि खंडों में विभक्त होता है। अब तक प्लेटीहेल्मिन्थीज में सेगमेंट्स नहीं थे, एस्केहेल्मिन्थीज में सेगमेंट्स नहीं थे, बट एनेलिडा में सेगमेंट्स जो हैं वो शुरू हो गए हैं। बिकॉज अंग तंत्र की बात की जाए तो अंग तंत्र यहाँ से शुरू हो गया है, सिंपल। ठीक है, अब बात करें कि इनका शरीर स्पष्ट खंडों में होता है। उत्सर्जन के लिए इनमें क्या होता है? वक माने नेफ्रिडिया पाए जाते हैं। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है कि नेफ्रिडिया जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, यानी कि वक जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, तो वो एनेलिडा से शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मैम ऑर्गन सिस्टम क्लासिफाइड बहुत अच्छे से तो एनेलिडा में ही निकल के आया है, तो इसलिए बोल रहे हैं कि उत्सर्जन के लिए नेफ्रिडिया अलग से स्पेसिफिक ऑर्गन है। एग्जाम्पल जोंक की बात करेंगे, केचुआ की बात करेंगे और नेरिस की बात करेंगे। ठीक है, तो जोंक, केचुआ और नेरिस जो हैं ये तीनों एग्जाम्पल हैं आपके किसके? एनेलिडा के। किसके एग्जाम्पल हैं? एनेलिडा के। आपको ये जो ग्रीनिश कलर में दिखाई दे रहा है ये नेरिस है, आपको ये जो पिंकिश कलर में दिखाई दे रहा है मैम ये जोंक है। ठीक है,
तो इस तरह से आप एनेलिडा के बारे में बात करें। देखो एक बार फिर से मैं आपको समझा देती हूँ, हम लोग अब तक जो पढ़ रहे हैं हम लोग नॉन कॉर्डेटा की बात कर रहे हैं। नॉन कॉर्डेटा के अंदर जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जा रही है, शुरुआत वहीं से हुई, उसमें सबसे पहले आया पॉरीफेरा। पॉरीफेरा चिपका हुआ रहता है, ज़्यादा इधर उधर जाता नहीं है, शांति से बैठा होता है, उसके अंदर छेद होते हैं क्योंकि पोरीफेरा मीन्स पोर्स उसके अंदर प्रेजेंट होंगे, और पोर्स प्रेजेंट होंगे तो वो पानी आने जाने का काम, उत्सर्जन फुत्सर्जन उन सभी से कर लेता है। उसके बाद में हम बात करेंगे किसके, सिलेंट्रेटा की। सिलेंट्रेटा के अंदर अगर हम बात करते हैं तो आगे और डेवलप होता है वो, उसके अंदर टिश्यू बनना शुरू हो गए हैं। फिर प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर मैम ऑर्गन बनना शुरू हो गए हैं। एसके हेल्मिन्थेस के अंदर मैम ऑर्गन सिस्टम बन गए हैं। और अगर मैं किसकी बात कर रही हूँ, अगर मैं यहाँ पे जो है अगर बात करती हूँ किसकी, एसके हेल्मिन्थेस में एनेलिडा की बात करती हूँ, तो एनेलिडा के अंदर तो अब प्रॉपर स्पेसिफिक जो है निडेरिया भी बन गए हैं, मतलब कि उत्सर्जन के अंग बहुत ही अच्छे से निकल कर आ चुके हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो हम लोग संघ पढ़ने वाले हैं उसका नाम है ऑर्थोपोडा, और ये यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो है अपना संघ रहता है। रीज़न ये है क्योंकि ये ही एक ऐसा संघ है जो कि सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा का मतलब क्या है कि इसमें बहुत सारे जीव जंतु हैं। क्यों हैं? क्योंकि मैडम जितने भी इंसेक्ट्स हैं, जितने भी कीट हैं, वो सारे हम लोग ऑर्थोपोडा में डाल के रखते हैं, मतलब ऑर्थोपोडा के अंदर सारे इंसेक्ट्स जो हैं वो शामिल किए गए हैं। अब जैसे कि बात करते हैं ऑर्थोपोडा, तो ऑर्थोपोडा का अर्थ होता है ऑर्थो, ऑर्थो का मतलब संधि, और पोडास का मतलब होता है उपांग, मतलब संधि युक्त उपांग पाए जाते हैं। पेयर में इनके उपांग पाए जाएंगे, है ना। देखिए आपको मक्खी यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, ये आपको टिड्डा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे केकड़ा आपको दिखाई दे रहा है। तो ये सारे एग्जाम्पल जो हैं वो किसके हैं, वो एग्जाम्पल हैं आपके ऑर्थोपोडा का। ठीक है, तो ऑर्थोपोडा के अंदर देखो, और यहाँ पे भी बहुत सा देखा, घरेलू मक्खी आपने देखी, टिड्डा आपने देखा, केकड़ा देखा, बिच्छू, तो ये जितने भी इंसेक्ट्स वगैरह हैं वो सब आपके किस में आते हैं, इंसेक्टा मीन्स की ऑर्थोपोडा के अंदर रखे गए हैं। देखो आपसे पूछा जाता है जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, तो आप आंसर कर सकते हैं कि मैम जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ जो है वो कौन सा रहेगा, वो मैम बिल्कुल ऑर्थोपोडा रहेगा। तो जंतु जगत में सबसे अधिक जो है संघ जो है पाए जा रहे हैं, तो वो कौन सा होगा, आपका ऑर्थोपोडा। और पृथ्वी पर सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। ये द्विपार्श्व सममित होते हैं। दो भागों में ऑब्वियस डिवाइड करेंगे। प्लेटीहेल्मिन्थेस से शुरू हो गया द्विपार्श्व सममित ही, त्रिकोणी की भी प्लेटीहेल्मिन्थेस से शुरू हो गया था। प्लेटीहेल्मिन्थेस, एसके हेल्मिन्थेस, एनेलिडा की बात कर लो, ऑर्थोपोडा की बात कर लो, इन सभी में त्रिकोणी की पाई जाएंगी। प्रगुही होंगे, कैविटी होंगी, खुला परिसंचरण तंत्र, क्योंकि बोल चुके कि ऑर्गन सिस्टम मैम डेवलप्ड हो चुका है। और अगर एनेलिडा की बात कर रहे थे तो एनेलिडा के अंदर तो उत्सर्जन के लिए स्पेसिफिक ऑर्गन्स भी थे। और अगर ऑर्थोपोडा की बात करते तो अब यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की स्टार्टिंग हो चुकी है। सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब हो गया कि अब रक्त बहेगा। अब डिपेंड नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि रक्त जो है रेड कलर का ही हो ना, ये जरूरी नहीं है। ये भी जरूरी नहीं है कि ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड और हमारे हार्ट की तरह ही पंपिंग करे। ये भी जरूरी नहीं है कि जैसे हमारे हार्ट के अंदर चार पार्ट्स हैं, हम कह सकते हैं कि आलिंद और निलय है, एट्रियम वेंट्रिकल है, तो ज़रूरी नहीं है कि लेफ्ट राइट एट्रियम वेंट्रिकल ही हमारे जैसे ही ऑर्थोपोडा में हो। बट हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कौन सा है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, खुला परिसंचरण तंत्र यहाँ पर है। ठीक है, और शरीर जो है वो सेगमेंट्स ऑब्वियस है, क्योंकि एनेलिडा में सेगमेंट्स थे, एनेलिडा में थे, एसके हेल्मिन्थेस में सेगमेंट नहीं थे, बट एनेलिडा में सेगमेंट्स थे, है ना। तो यहाँ पे भी सेगमेंट्स होंगे। आपने चींटी को देखा होगा, मुख अलग है, पीछे वाला पार्ट अलग है, मिड वाला पार्ट अलग है। मक्खी को आप नोटिस कर लीजिए, हनी बी को आप नोटिस कर लीजिए, है ना, बिकॉज जितने इंसेक्ट्स, बिच्छू आप नोटिस कर लीजिए, सबके पास अलग सेगमेंट्स होते हैं, मतलब खंड युक्त शरीर होता है, सिर वक्ष उदर में विभाजित होता है। और इस संघ में कीट वर्ग प्रमुख है, कीट ही आएंगे यहाँ पे, इंसेक्ट्स ही आएंगे यहाँ पे। और अधिकांश कीटों में पंख भी उपस्थित होते हैं, हालांकि चींटी में नहीं है, बिच्छू में नहीं है, बट मैक्सिमम जितने भी आपने छोटे छोटे, क्योंकि आपने जितने कीट देखे भी नहीं होंगे, बहुत ही सूक्ष्म जो इंसेक्ट्स हैं वो भी इसमें रखे गए हैं। तो अधिकांश कीटों में पंख उपस्थित होते हैं। उत्सर्जन के लिए मेल पीघी नलिकाएं होती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि एक्सक्रीट सिस्टम ऑर्थोपोडा के अंदर एक्सक्रीट पार्ट जो है वो कौन से होंगे, तो व्हाट वी कैन से, हम कहेंगे मैम मेल पीघी नलिकाएं पाई जाती हैं, जो कि आपके एक्सक्रीशन के लिए, ऑर्थोपोडाज में एक्सक्रीशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं, राइट। और इनका शरीर जो है वो काइटिन के वाहक कंकाल का बना होता है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऑर्थोपोडा में क्या वाहक कंकाल होता है। एग्जैक्टली ऑर्थोपोडा में
में बाह्यकंकाल था, आप याद कीजिए, आपके सिलेंट्रेटा में बाह्यकंकाल था, पॉरीफेरा में बाह्यकंकाल था, पॉरीफेरा में सिलेंट्रेटा में बाह्यकंकाल था, प्लेटीहेल्मिन्थेस और एसके हेल्मिन्थेस ऑल्सो, है ना, तो एनेलिडा ऑल्सो, तो इनमें बाह्यकंकाल होता है। बट यहाँ पे बाह्यकंकाल किसका बना हुआ है? काइटिन का बना हुआ है। और कवक में भी, फंजाई में भी याद करो कि आपका जो सेल वॉल था वो कहीं का था, काइटिन का था, है ना। और उदाहरण के लिए आप बोल सकते हैं हाउस फ्लाई बोल सकते हैं, झींगा हो गया, कॉकरोच हो गए, है ना, बटरफ्लाई हो गई, बिच्छू हो गया, है ना। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके आते हैं? हमारे ऑर्थोपोडा के आते हैं। तो मैम क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं ऑर्थोपोडा से? ऑर्थोपोडा के अंदर जो बाह्यकंकाल है क्या वो प्रेजेंट है? बिल्कुल है। किसका बना हुआ है? काइटिन का बना हुआ है। सबसे बड़ा संघ कौन सा है? ऑर्थोपोडा है ना। द्विपार्श्व समिति होती है? होती है। त्रिकोरिकी होती है। कैविटी होती है। एक्सक्रीशन के लिए कौन सा अंग होता है? तो मैम हम कहेंगे मैलपीघी नलिकाएं होती हैं, राइट। अब बात करते हैं मॉलिस्का की, है ना। तो हम लोगों ने शुरुआत की पॉरीफेरा से, देन पॉरीफेरा से सिलेंट्रेटा, देन प्लेटीहेल्मिन्थेस, देन एसके हेल्मिन्थेस, उसके बाद में हमने बात की एनेलिडा, और एनेलिडा के बाद में ऑर्थोपोडा, और नाउ अब हम बात कर रहे हैं मैम मॉलिस्का की। अभी तक हम नॉन कॉर्डेट्स की ही बात कर रहे हैं, अभी तक कॉर्डेट्स की तरफ तो हम बढ़े भी नहीं हैं। बात की जा रही है मॉलिस्का की। मॉलिस्का जो होते हैं, मॉलिस्का का जो संघ है, वो संघ जो है वो स्थलीय होते हैं और जलीय भी होते हैं। तो ऑर्थोपोड्स भी स्थलीय और जलीय है ना। तो इनका शारीरिक संगठन जो है अंग तंत्र स्तर का होता है। इनका शरीर कोमल, बिल्कुल सॉफ्ट होता है, और प्राणियों में शरीर में कैल्शियम के कवच होते हैं। वहाँ पे ऑर्थोपोड्स में किसके थे? ऑर्थोपोड्स में थे हमारे काइटिन के, बट यहाँ पे क्या है? कैल्शियम के हैं, ठीक है। तो देखो ये द्विपार्श्व समिति बिल्कुल होंगे, त्रिकोरिकी होंगे, ये भी त्रिकोरिकी होंगे, प्रगुही भी होंगे, और इनका शरीर जो है वो आंशिक खंडित होता है, जिससे सर, पेशीय पाद, या फिर हम बात कर सकते हैं यहाँ पे सर हो जाएगा, आपके पेशीय पाद जो हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो अंतरांग होते हैं, और जो है एग्जाम्पल हो जाएगा घोंघा, सीप, ऑक्टोपस। तो जितने भी हार्ड बॉडी के स्ट्रक्चर के जितने भी जीव हैं वो सारे आपके किस में रखे जाएंगे? मॉलिस्का में रखे जाएंगे, ठीक है। जितने भी हार्ड बॉडी सिस्टम्स हैं वो सारे आपके किस में आएंगे भाई? मॉलिस्का के अंदर आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है आपको, कुछ सीप का एग्जाम्पल दे रखा है, ऑक्टोपस का एग्जाम्पल दे रखा है, शंख वगैरह आप देखते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल जो हैं वो किसके एग्जाम्पल हैं? आपके मॉलिस्का के एग्जाम्पल है। मॉलिस्का में बिल्कुल बॉडी स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं कि बिल्कुल सॉफ्ट होता है, बट हम इसका जो आवरण है ना, हम आपके बॉडी का जो कोट है उसकी बात करें तो वो बिल्कुल कैसा होगा? बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होगा, टफेस्ट होगा, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट देखो, ऑर्थोपोडा पढ़ लिया, मॉलिस्का पढ़ लिया, और अब तक हम लोग बात कर रहे थे कि भाई अब जल और थल दोनों में ये लोग रहते थे। अब बात करते हैं इकाइनोडर्मिटा की। किसकी बात करते हैं? इकाइनोडर्मिटा की। किसमें पढ़ रहे हैं? नॉन कॉर्डेट्स में पढ़ रहे हैं। और अगर बात करते हैं 5 किंगडम थ्योरी में, तो हम बात करेंगे एनिमीलिया के अंदर पढ़ रहे हैं, राइट। तो देखो अगर बात करें इकाइनोडर्मिटा, तो इकाइनोडर्मिटा जो होता है उसमें भी जो कंकाल है, अब देखो इकाइनोडर्मिटा में अब तक आप बाह्यकंकाल की बात करते हैं, ऑर्थोपोडा की बात करते हैं मैम काइटिन का था, है ना, मॉलिस्का की बात करते हैं मैम कैल्शियम का था। बट अगर हम बात करते हैं इकाइनोडर्मिटा की, तो मैम यहाँ पे अंतः कंकाल आ चुका है, और अंतः कंकाल जो है मैम किसका बना होता है? कैल्शियम का बना होता है। इकाइनोडर्मिटा में अंतः कंकाल कैल्शियम का बना हुआ होता है, और इन जंतुओं में त्वचा जो है कांटों से आच्छादित होती है। अब सेम कांटे कहाँ पे थे आपके? याद करो, सेम कांटे जो है मैं बात करूंगी आपके पॉरीफेरा में भी थे, बट वो सॉफ्ट है ना, यहाँ पे वो सॉफ्टनेस नहीं है, तो कांटों से आच्छादित होते हैं, इसलिए इनका नाम इकाइनोडर्मिटा, मतलब कि शूल युक्त शरीर, है ना। जैसे कि वहां पे पॉरीफेरा था तो पोर्स थे, दैट्स वाई हमने बोला पॉरीफेरा। यहाँ पे क्या है? कांटे हैं, शूल हैं, मतलब हम बोल रहे हैं इकाइनोडर्मिटा। तो ये मुक्त जीवी होते हैं, समुद्री होते हैं, और ये अरीय समिति होते हैं। अभी तक हम बात करते द्विपार्श्व समिति की, यहाँ पे बात करें अरीय समिति की, कहीं से भी काट लो, है ना। त्रिकोरिकी होते हैं, ऑब्वियस मैम कैविटी होगी, ऑब्वियस बॉडी सिस्टम प्रेजेंट होगा, और जल संवहन तंत्र इन जंतुओं की विशिष्टता होती है, जो गमन, भोजन, पकड़ने, श्वास करने में काम में आते हैं। तो अब देखो यहाँ पे मछलियाँ नहीं है, तारा मछली, स्टार फिश कोई फिश नहीं है, वो इकाइनोडर्मिट्स है ना। समुद्री आर्चिन की बात करेंगे, समुद्री आर्चिन जो कि आपका क्या है? जो भी आपका इकाइनोडर्मिट्स है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे शूल बिल्कुल इनमें प्रेजेंट होते हैं, कांटे बिल्कुल यहाँ पे होते हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट चीज की बात करते हैं, जैसे कि समुद्री खीरा जिसको बोल रहे हैं, ये सब जो है वो क्या है? आपके इकाइनोडर्मिट्स हैं।
अब हम लोग बात करेंगे किसकी, पृष्ठवंशी की। तो देखो इकाइनो, अगर नॉन कॉर्डेट्स में अगर लास्ट हम पढ़ेंगे तो हम बोलेंगे कि मैम स्टार फिश हम लास्ट बोल सकते हैं कि स्टार फिश के अंदर जो है क्या है भाई, वो स्टार फिश तक नॉन कॉर्डेट्स है। हमने पॉरीफेरा पढ़ा, हमने सिलेंट्रेटा पढ़ा, हमने प्लेटीहेल्मिन्थीस पढ़ा, एस्कीहेल्मिन्थीस पढ़ा, एनेलिडा पढ़ा, ऑर्थोपोडा पढ़ा, मोलस्का पढ़ा और इकाइनोडर्मेट्स पढ़ा। इस तरह से 8 जो संघ हैं वो तो आपके रखे गए हैं एनेलिडा के अंदर, नॉन कॉर्डेट्स के अंदर ना। अब हम लोग चलते हैं मैम किस पे, कॉर्डेट्स पे, है ना। किस पे बात करते हैं अब लोग, अब हम बात कर रहे हैं कॉर्डेट्स की, है ना, कॉर्डेटा की बात कर रहे हैं। तो देखो पृष्ठवंशी या फिर अगर मैं बात कर रही हूँ किसकी, कॉर्डेटा की, तो इस समूह के जंतुओं में नोटोकॉर्ड वास्तविक मेरुदंड, क्योंकि हमने बोल दिया है कि भाई अगर हम कॉर्डेट्स की बात करें तो मैम स्पाइनल कॉर्ड तो आएगा ही आएगा, है ना। तो स्पाइनल कॉर्ड होगा, अंतः कंकाल भी प्रेजेंट होगा। हालांकि अंतः कंकाल इकाइनोडर्मेट्स में भी है, बट उसके पास क्या नहीं है, उसके पास स्पाइनल कॉर्ड नहीं है, जो कि आपके किसमें होंगी, जो कि आपके ये जो अपना कॉर्डेट्स हैं वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। नॉन कॉर्डेट्स में अंतः कंकाल सिर्फ इकाइनोडर्मेट्स के पास में है, जिसमें समुद्री आर्चिन आता है, आपका स्टारफिश आता है, कांटे बॉडी पर उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए द्विपार्श्व समिति, अब देखो द्विपार्श्व समिति भी होंगी, त्रिकोरी की भी होंगी, देह गुहा बॉडी कैविटी होंगी, टिश्यू होंगे, ऑर्गन होंगे और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स में होंगे। अब देखो नॉन कॉर्डेट में 8 वर्ग थे, नॉन कॉर्डेट में 8 वर्ग थे, बट अगर कॉर्डेट की बात करें तो कॉर्डेट में 5 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं, 5 वर्ग होते हैं। और 5 वर्ग में जो सबसे पहला है उसको हम बोलते हैं मैम पीसीस। सबसे जो पहला आता है पीसीस, क्योंकि देखो तारा मछली स्टारफिश फिश का पार्ट नहीं है बच्चे, है ना। स्टारफिश पीसीस के अंदर नहीं आता है। ये रोहू हो गई आपकी, कुत्ता मछली हो गई, इलेक्ट्रिक जो आपकी मछली होती है, आरा मछली होती है, ये सब मछली का पार्ट है। बट ये अगर आप स्टारफिश की बात करो तो मैम वो मछली का पार्ट नहीं होती हैं। तो देखो इस वर्ग के प्राणी समुद्र और अलवणीय जल दोनों जगह पर पाए जाते हैं। अलवणीय जल देखो समुद्र में तो पाए जा रहे हैं, अब समुद्र में तो लवण है, साल्टी वाटर है, बट अगर आप मीठा पानी की बात करें, नदियाँ वगैरह, तो वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। अब इसके बाद में बात करते हैं कि जगहों पर पाए जाते हैं और इनकी त्वचा पर शल्कों से आवृत होती हैं और शरीर जो है वो धारा रेखीय होता है। श्वसन के लिए क्लोम या फिर गिल्स होते हैं, क्योंकि बॉडी सिस्टम तो अब बन ही चुका है ना, है ना। बॉडी सिस्टम कहाँ से बनना शुरू हो गया था, आपका एनेलिडा से बॉडी सिस्टम बनना शुरू हो गया था, ठीक है। तो जो जल में घुलित ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं असमतापी होते हैं, टेम्परेचर इनका अनकॉन्स्टेंट होता है और ये अंडे देते हैं और द्विकोष्ठकीय होता है। हार्ट जो है, हमारा हार्ट जो है, मछलियों का हृदय 2 कोष्ठ होते हैं, मतलब एट्रियम और वेंट्रिकल होंगे, लेफ्ट और राइट वाला कोई सीन नहीं है ना। तो 2 कोष्ठ होंगे और कंकाल जो है अस्थि तथा उपास्थि दोनों का बना होगा, माने बोन और कार्टिलेज दोनों का बना होगा। और उदाहरण के लिए रोहू हो गया, कुत्ता मछली, विद्युत मछली, आरा मछली। तो मछलियां जितनी भी आएंगी वो सब मछलियों का एक अलग से ही हमने वर्ग बना दिया है, जो कि आपका पिसिस कहलाता है, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम कॉर्डेट्स में सबसे पहला वर्ग देख रहे हैं जिसके अंदर हम लोग मछली देख रहे हैं, पिसिस देख रहे हैं, ठीक। तो आपको मछली दिखाई दे रही है, ये जो मछली आपको दिखाई दे रही है रोहू मछली है। ऑब्वियस ये पीसेस के अंदर प्रेजेंट होती हैं, पीसेस में ही मानी जाती हैं। ओके देखिए, तो ये आपकी रोहू मछली हो गई है। अब इसके बाद में दूसरा जो हम लेते हैं जिसको हम एम्फीबिया कहते हैं, या फिर हम लोग मेंढक वगैरह एम्फीबियंस होते हैं, जो थल जल थल में दोनों में रह सकते हैं, राइट। तो देखो अगर उभयचर की बात करते हैं कि इस वर्ग के जंतु जल और थल दोनों में रह सकते हैं। इनकी त्वचा पर शल्कों का अभाव होता है। शल्क कहाँ पर थे, सिर्फ पिसिस में थे, है ना। एम्फीबिया में शल्क नहीं पाए जाएंगे, ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती हैं और ये जो है क्लोम, अब देखो वहाँ पे गिल्स थे, वहाँ पे सांस लेने के लिए गिल्स थे, यहाँ पे क्लोम भी है, लंग्स भी हैं और स्किन द्वारा भी जो है ये ब्रीथिंग कर पाते हैं। जैसे कि मेंढक सांस ले पाता है आपकी त्वचा से, है ना। ये असमतापी होते हैं। असमतापी कौन थे, आपके मछलियाँ भी असमतापी थी, आपके एम्फीबिया भी असमतापी हैं। और हृदय अब देखो डेवलप हो गया हार्ट, है ना। हम लोग तो वेल डेवलप्ड हैं एनिमल्स, है ना, ह्यूमंस आर वेल डेवलप्ड एनिमल। बट अगर बात की जाए स्टार्टिंग फेजेस की, तो जैसे कि हम लोगों ने सबसे पहले मछलियां थी, मछलियों के बाद में हम लोग एम्फीबियंस बने। तो मछलियों के पास 2 कोष्ठ थे और अगर हम एम्फीबियंस की बात करते हैं मैम 3 कोष्ठ हो गए हैं, ठीक है। 2 आलिंद होता है, 1 नीले होता है, मतलब 2 एट्रियम है, 1 वेंट्रिकल है। एग्जाम्पल में मेंढक आ जाएगा, एग्जाम्पल में सेलामेंडल आ जाएगा। तो ये सारे एग्जाम्पल हम लोग किसकी बात करें मैम, एम्फीबिया की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है सेलामेंडल, मेंढक सब दिखाई दे रहे हैं। नाउ
नेक्स्ट टर्न जो आता है हमारा दैट इज रेप्टाइल्स। एम्फीबिया के बाद में आते हैं रेप्टाइल्स, और रेप्टाइल्स का मतलब क्या होगा, जो रेंग कर चलेंगे। अब रेंग कर छिपकली चल पाती है आपकी, रेंग कर आपके सांप चल पाता है। तो रेप्टाइल्स में, रेप्टाइल्स पानी में नहीं रहेंगे। कुछ रेप्टाइल्स होते हैं जो कुछ पानी में रह सकते हैं, रह पाते हैं, बट प्रॉपर वो कहाँ रहते हैं, आपके स्थल पे रहते हैं। तो देखो जंतु अधिकांश स्थलीय हैं, रेंग कर गमन करने का कार्य करते हैं। इन्हें सरीसृप कहा जाता है, और इनका शरीर शल्कों से, शल्कों में कौन नहीं था, शल्कों में आपका एम्फीबियंस नहीं थे, बट आपके रेप्टाइल्स अगेन शल्कों में आ जाते हैं। और श्वसन के लिए फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं, जबकि पिसिस के पास में क्लोम थे। आपके एम्फीबियंस के अंदर गिल्स भी हैं, लंग्स भी हैं, बट यहाँ पे रेप्टाइल्स में सिर्फ आपके पास में लंग्स हैं। ऑब्वियस ये भी जो हैं वो क्या हैं, असमतापी हैं, जिनका टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है। अधिकांश अंडे देते हैं, ऑब्वियस पीसीज अंडे आपके जो है ये भी दे रहे थे। कठोर कवच वाले होते हैं। हृदय जो है 3 कोष्ठीय होता है, 2 आलिंद और 1 निलय। किसकी बात कर रहे हैं, रेप्टाइल्स की बात कर रहे हैं। अब इसमें कौन कौन आते हैं, तो रेप्टाइल्स में आप देख पा रहे हैं सांप आ जाएगा, छिपकलियाँ सारी आ जाएंगी, मगरमच्छ आ जाएंगे, कछुए ऑल्सो आ जाएंगे। ठीक है, नाउ अब लास्ट पार्ट की बात करते हैं मैडम, एविस। एविस को हम पक्षी बोलते हैं। पक्षी का जो वर्ग है वो अलग से है। इस वर्ग में सभी पक्षियों को, सारे पक्षियों को रखा गया है किस वर्ग के अंदर, एविस के अंदर। ठीक है, तो देखो इनका मुख्य लक्षण जो है, इनके शरीर जो है वो पंखों से ढके होते हैं। ठीक है, बट एक है एक्सेप्शन है जिसको हम बोलेंगे शतुरमुर्ग है, और इसमें जो है क्या पाई जाती है, इनके पास ऑब्वियस है चोंच पाई जाएंगी। और आपका पक्षी मत्स्य वर्ग पक्षी वर्ग ऐसा है, एविस ऐसा वर्ग है जिसके अंदर 4 हृदय के 4 कोष्ठ होते हैं, बिल्कुल ह्यूमंस की तरह। और यहाँ से ये समतापी होते हैं, इनका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, बदलता नहीं है। इनमें अंतः कंकाल अस्थियां का होता है, खोखली होती है हड्डियां। आप पक्षी सारे ले लेंगे। नाउ अब टर्न आती है हमारी, जो कि हम लोग हैं मैमल्स। किसकी बात कर रहे हैं, मैमल्स की बात कर रहे हैं, स्तनधारी की बात कर रहे हैं। इस वर्ग के जंतु सभी प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं। इस वर्ग के सभी जंतुओं में जो है संतति के लिए, पोषण के लिए स्तन ग्रंथियां माने कि दुग्ध ग्रंथियां है ना भी पाई जाती हैं। और इसमें हार्ट भी जो है वो कैसे होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय वाले जो है होते हैं। आप कंगारू को देख लीजिए। ठीक है, या फिर अगर हम बात करते हैं कंगारू के अलावा डकबिल प्लेटिपस को देख लीजिए, कंगारू देख लीजिए, चमगादड़ ऑल्सो, ह्यूमन इंसान भी इसी का ही भाग है ना। तो देखो इस वर्ग के जंतु समतापी होते हैं। हम लोग भाई क्या हैं, ह्यूमंस आर, हम क्या हैं भाई, समतापी हैं। इसके अलावा हम शिशुओं को जन्म देते हैं। कुछ जंतु ऐसे हैं जो कि अपवाद होते हैं, जैसे कि एक्डिना है ना, एकिडना अंडे देती हैं, और कंगारू जो है अविकसित बच्चों को जन्म देते हैं, जिनको मॉर्सिपियन नामक थैली में लटकाए रखते हैं और उसके बाद में उनका विकास करते हैं। मानव हो गया, डकबिल प्लेटिपस हो गया, ठीक है, और कंगारू हो गया, चमगादड़ हो गया। तो ये सारे एग्जाम्पल जो है हमारे किसके हैं, ये सारे एग्जाम्पल जो हैं हमारे हैं एनेलिडा की। हम बात किसकी कर रहे हैं दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एनीमिलिया की। एनीमिलिया के अंदर हम लोगों ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट किया हम लोगों ने, एक होता है हमारा नॉन कॉर्डेट, एक होता है हमारा कॉर्डेट। अगर नॉन कॉर्डेट की बात करते हैं तो नॉन कॉर्डेट के अंदर पॉरीफेरा आता है, सिलेंट्रेटा आता है। सिलेंट्रेटा के अलावा अगर मैं बात करूं तो आपका प्लेटीहेल्मिन्थीज आता है, एसके हेल्मिन्थीज आता है, इसके अलावा एनेलिडा आता है, इसके अलावा आपका ऑर्थोपोडा आता है, मोलस्का आता है, इकाइनोडर्मेटा आता है। और आपका इकाइनोडर्मेटा जो है वो क्या है, लास्ट आपका क्या होता है, बिल्कुल लास्ट आपका नॉन कॉर्डेट्स होता है। इसके बाद में अगर हम कॉर्डेट्स की तरफ चलते हैं तो कॉर्डेट्स में जो स्टार्टिंग शुरू होती है, कॉर्डेट्स में जो स्टार्टिंग होती है तो उसकी बात करें अगर, तो सबसे पहले स्टार्टिंग किसने कर दी है, आपके मछलियों ने कर दी है, पिसिस ने कर दी है। इसके बाद में मछलियों के बाद में अगर मैं बात करूं तो मछलियों के बाद में आपका ऑर्थोपोडा तो वहाँ पे चला गया, पर मछलियों के बाद में बात कर सकते हैं हम लोग कि मछलियों के बाद में आपके एम्फीबियंस आ गया, एम्फीबियंस के बाद में आपके रेप्टाइल्स आ गए, रेप्टाइल्स के बाद में आपके पक्षी एविस आ गया, और उसके बाद में आपके मैमल्स आ गए, माने कि स्तनधारी आ गए। ठीक है, पक्षियों से हम लोग समतापी बनने लगे और वहीं से ही 4 कोष्ठों की शुरुआत हुई। मछलियों में 2 होते हैं, एम्फीबियंस में 3 हो जाते हैं। ठीक है, रेप्टाइल्स में 3 हो जाते हैं। अब बात करें आवास के अनुसार जो है जंतु और पादप अनुकूलन कि कौन कौन सी चीजें क्या क्या हैं।
तो देखो कई लोग जो होते हैं, कई प्लांट्स जो होते हैं वो जलोद्भिद होते हैं, जो जल में होते हैं, जिनको हाइड्रोसाइट जो है क्या कहा जा रहा है, हाइड्रोसाइट्स कहा जा रहा है। मरुद्भिद जिनको जीरोफिलिप्स कहा जा रहा है। समोचित जिसको मेसोफिट्स कहा जा रहा है। शीतोद्भिद होता है, लवणोद्भिद होता है। तो सबसे पहले हमने बात करनी है जलोद्भिद की। किसकी बात करनी है? जलोद्भिद की, जो जल में रहते हैं। भाई जलोद्भिद का मतलब क्या हो गया? ऐसे पादप जो जल में रहें, है ना, जल में रहने वाली मृदा में पाए जाते हैं, जिनको हम क्या कह देते हैं? जलोद्भिद कह देते हैं। एग्जाम्पल का थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान रखना है कि जलोभिद पादप कौन कौन से हो जाएंगे। तो आपको एग्जाम्पल दे रखा है, वेलिसनेरिया, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? वेलिसनेरिया की बात कर रहे हैं, आइकोर्निया की बात कर रहे हैं, सेजिटोलिया की बात कर रहे हैं, रेननकुलस की बात कर रहे हैं, हाइड्रिला की बात कर रहे हैं, कमल हो गया, सिंघाड़ा हो गया, ये सब जलोद्भिद होते हैं। बस अपनों को इतना ही ध्यान रखना है कि जलोद्भिद पादप कौन से हैं। ज़्यादा हमको इतना डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिंघाड़ा के लिए बोला गया है कि प्रकाश जो है, जड़ें जो है प्रकाश संश्लेषण करती हैं, फोटोसिंथेसिस करती हैं, ग्रीन कलर की होती हैं, ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। कुछ पादप है लैमिला, जो जड़ संतुलन के लिए अपनी जड़ों को ऊपर ले आते हैं। जल की सतह पर तैरने वाले पादपों की पत्तियां चौड़ी होती हैं और कटी फटी होती हैं। आप देख सकते हैं, आपने कमल देखा हो तो बिल्कुल ऐसा ही होता है ना। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं मरुद्भिद की, किसकी बात करेंगे हम लोग? अब देखो, जलीय पादपों में यांत्रिक उत्तक व संवहन उत्तक माने वस्कुलर टिश्यू की कमी होती है। वस्कुलर टिश्यू मैंने आपको जाइलम फ्लोएम पढ़ा है, इनकी क्या होती है? कमी होती है। मरुद्भिद की बात करते हैं, जीरोफाइट्स की बात करते हैं। मरुद्भिद जो होते हैं वो क्या होते हैं भाई? जो कि रेगिस्तान में रहेंगे। एग्जाम्पल हमने ध्यान रखना है, बस नागफनी हो जाएगा, थौर हो जाएगा, कैक्टस हो जाएगा, ठीक है। अब इनमें कुछ चेंजेस है तो हम देख सकते हैं कि गहराई में होती हैं, बिल्कुल मूल गोप होता है, खूब रूट कैप होती हैं। और यहाँ पे ध्यान रखिए कि कुछ पादपों में जैसे कि मोम व सिलिका का आवरण भी होता है। कुछ पादपों के अंदर जो मरुद्भिद हैं उनके अंदर मोम और सिलिका का आवरण होता है, बस ये हमको ध्यान रखना है। साथ में लिखते जाइएगा। हरा होता है, तना, पत्तियाँ हरी होती है, प्रकाश संश्लेषण करती हैं, है ना, और गर्मियों में ये छट भी जाती हैं। अब बात करते हैं लवणोद्भिद की। यदि लवणोद्भिद की बात करते हैं, जिनको मैग्रोव वनस्पति भी कहा जाता है, जैसे कि राइजोफोरा, सालसोला, है ना, इनमें क्या होता है? ये लवण में पाए जाते हैं। और लवण मृदा में क्या पाए जाते हैं भाई? लवणीय मृदा में जब तक दलदल में जो उपस्थित होते हैं उनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट। तो देखो, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट ये उपस्थित होते हैं। तो उनको हम क्या कह रहे हैं भाई? लवणीय पादप कह रहे हैं। और इनका एक और नाम है जिनको हम मैग्रोव वेजिटेशन या फिर मैग्रोव वनस्पतियां भी कहते हैं। राइजोफोरा, सालसोला या फिर ये सारी चीज़ें जो हैं वो किसका एग्जाम्पल हैं? वो इसी का ही एग्जाम्पल है ना। चलो, इसके बाद में बात करते हैं शीतोष्ण जो सर्दी में रहेंगे। सर्दी में कौन कौन रहेगा? साल्मोनेला, मॉस पढ़ा था, लाइकेन पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था ये? मॉस, लाइकेन वगैरह याद करो। ब्रायोफाइटा के अंदर आप लोगों ने मॉस, लाइकेन वगैरह पढ़ा था, है ना, तो वहाँ का एग्जाम्पल है ये। इसके बाद में हम बात करते हैं समुद्रभिद की, जो कि जल में रहें, आर्द्रता में रहें, आवास के लिए इनको जो है चेंजेस करते हैं, वृद्धि के लिए आदर्श परिस्थितियाँ इनके पास होती हैं। तो इनको क्या कहा जा रहा है? समूह। जैसे कि हमारे नॉर्मल जो हमारे प्लांट्स वगैरह होते हैं, हमारे उद्यान गार्डन वगैरह में जो लगे होते हैं, तो वो सारा कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो बस ये हमको पढ़ना था। क्लासिफिकेशन वाला टॉपिक हमारा रह रहा था। बाकी आवास और अनुकूलन वाला कुछ ऐसे है नहीं हमारे पास में स्पेसिफिक। बस इतना ध्यान रख सकते हैं कि जल में रहने वाले जलचर, जल में जो रहेंगे उनके पास लिंक गिल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? गलफड़े गिल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद में आवास के लिए अगर समुद्र में जो रहेंगे उनके पास लवण उत्सर्जित ग्रंथियाँ प्रेजेंट होती हैं। तो ऐसे इसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं जो हमको पढ़ना है। आपको पता है कि ऊँट के पैर गद्दीदार होते हैं, है ना, ब्राउन रंग का इनका शरीर होता है, मिट्टी जैसा, ताकि शिकारी जंतु से इनकी क्या हो सके? सुरक्षा हो सके, ठीक है। बस नथिंग स्पेशल, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन है, आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो कि हमें मेन जो पता था, ठीक है ना। द्विनाम पद्धति के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। तो द्विनाम पद्धति जो है, पादप जंतु सब पाए जा रहे हैं, इसके अंदर अलग अलग इनके नाम दिए, साइंटिस्ट भी आए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है ना। और इसके अंदर वैज्ञानिक ने जो है सर्वमान्य जो है कुछ प्रणालियाँ यहाँ पे दी थी, उनके बारे में बात करते हैं। तो देखो, पादपों के वैज्ञानिक नाम हम कह सकते हैं कि पादपों के वैज्ञानिक नाम जो है वो इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर, आईसीबीएन। आईसीबीएन का फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया जाता है, तो व्हाट द फुल फॉर्म ऑफ आईसीबीएन? दैट इज द इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर। और अगर आईसीजेडएन हो जाएगा तो सिंपल बात है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। दैट्स अ डिफरेंस, क्योंकि अगर प्लांट्स की बात करते तो बॉटेनिकल आता है, जंतुओं की बात करते तो जूलॉजिकल आता है, ठीक है। अब बात करें नाम की पद्धति के, जिस वैज्ञानिक ने प्रयोग किया उसको द्विनाम पद्धति कहते हैं। और द्विनाम पद्धति
पद्धति किसने दी थी ये हमको पता होना चाहिए। तो द्विनाम पद्धति मैम दी थी कैरोलस लीनियस ने। किसने दी थी? कैरोलस लीनियस ने दी थी। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। द्विनाम पद्धति में होता क्या है कि भाई वैज्ञानिक नाम दिए जाते हैं, लैटिन भाषा में लिखा होता है और टेढ़े अक्षरों में लिखा होता है इस तरह से। जैसे कि आपका अपना है होमो सैपियंस, है ना, तो होमो सैपियंस की अगर बात करें तो ये हमारी द्विनाम पद्धति है, वैज्ञानिक नाम है। आम का नाम होता है मैग्नीफेरा इंडिका, हमारे इंडिया में जो आम होता है उसका नाम है मैग्नीफेरा इंडिका। तो देखो आप इस तरीके से मैग्नीफेरा और इंडिका इस तरीके से उसकी जाति के आधार पर इसको बताया गया है। तो बस ये इस तरह से हम लोगों को एनसीईआरटी पढ़नी होती है। मैंने क्लासिफिकेशन पढ़ा दिया था गाइस। जिन लोगों ने नहीं देखा है क्लासिफिकेशन तो आप प्लीज़ एक तो मैराथन क्लास देख लीजिए लास्ट संडे की, और इसके अलावा आप ये जरूर देख लीजिएगा। तो इस तरह से आपका क्लासिफिकेशन पूरा क्लियर हो जाएगा। हम लोग मोनेरा प्रोटिस्टा, है ना, से प्रोटिस्टा फंजाई एनिमलिया प्लांटी से देख चुके थे। तो ये कहानी थी आज की क्लास की। तो आई थिंक सो आपको सब चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। हम लोग इसी तरह एनसीईआरटी को लेकर आते रहेंगे। अब देखो कुछ लोग हैं जिनको नोट डाउन करने, तो प्लीज़ क्या करना है आपको, पॉज कर करके नोट्स जो मैं बोल रही हूँ उसको टिक कर लीजिए। लाइन मैंने अंडरलाइन की हुई है, वहाँ से आप लोग उसी पार्ट को आप जो है कॉपी करके नोट्स में बना लीजिए, बहुत बेनिफिशियल होगा। तब तक के लिए गाइस थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।